Good evening, everyone. I am Amit, and welcome back to the Layman Photographer YouTube channel. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं एक लैंडस्केप और एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफर हूं। उड़ीसा से बेस्ड करता हूं, उड़ीसा से एक छोटे शहर से, संबलपुर से। ये नाम छोटा होगा, कई लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन संबलपुर में कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। हीराकुद डैम जैसे प्रोजेक्ट हो गया, समलेश्वरी टेम्पल हो गया, द ग्रेट उमा टेम्पल हो गया, या फिर घंटेश्वरी टेम्पल जैसे कल्चरल हेरिटेज और लैंडस्केप और नेचुरल हेरिटेज से संबलपुर भरती है। तो मैं इसी जगह को हमेशा कई सालों से नज़रअंदाज नहीं करके सबके सामने लाने की कोशिश करता हूँ मेरे फोटोग्राफ्स के थ्रू से। वैसे मैं लैंडस्केप करता हूँ। लैंडस्केप का मतलब होता है नेचर का जो एलिमेंट्स रहता है, जैसे कि माउंटेन्स, लेक्स हो गया, ये सब के फोटोग्राफ्स करता हूँ। या फिर मैं एस्ट्रो लैंडस्केप्स करता हूँ, मतलब रात के समय में जो तारे सितारे रहते हैं उनको फोटोग्राफ करता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सब तो मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ, उसके लिए चाहिए होता एक उसका जो कैमरा जिसे कहा जाता है, और इसके लिए चाहिए होता है उसका एक हमसफ़र जिसे मैं कहता हूँ एक कैमरा। वैसे हर कोई कहता है कैमरा, लेकिन ये कैमरा मेरे लिए हमसफ़र है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे कैमरा को लेके जाता हूँ और मेरे ही कैमरे से सारे लैंडस्केप्स को उठाता हूँ मैं। तो आज हम उसी का बात करने वाले हैं, ये कैमरा के बारे में। क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी में आप गियर कौन से यूज़ करते हैं। सारे गियर्स के बारे में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि द बेस्ट कैमरा फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी in 2024. So without wasting any much time, let's get started. वैसे जैसे आपको पता होगा कि कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है अभी। ये मॉडर्न वर्ल्ड में विदाउट कैमरास और लेंसेज शायद कोई भी डिपार्टमेंट चलता नहीं है, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो किसी कंपनी के लिए, या फिर इनोवेशन के लिए हो, या टेक्निकल के पार्ट हो, या फिर सॉफ्टवेयर वाले इंडस्ट्रीज हो, या फिर गवर्नमेंट के कोई भी चीज़ हो। कैमरास और लेंसेज के बिना तो बिल्कुल अभी काम चलता ही नहीं है। और ये भी सच बात है कि बहुत सारे कैमरा मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, जैसे सोनी है, कैनन है, निकॉन है, फुजी फिल्म है, पैनासोनिक है। और लोगों के मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि यार मैं अगर ये जॉनरा ऑफ फोटोग्राफी करूँगा तो कौन सा कैमरा लेना मेरे लिए सही होगा। वैसे बता दूं, आपके पास सबसे अच्छा कैमरा तो आपका स्मार्टफोन रहता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर आप उठाते हैं, जैसे कि मैं लैंडस्केप्स करता हूं, तो लैंडस्केप्स के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। वैसा ये बिल्कुल नहीं है कि आप वो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे तभी आपका लैंडस्केप्स मिलेगा। आप कोई भी कैमरा उठा लो, अगर विज़न आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको कंपोजिशन के बारे में नॉलेज है, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपना फोटोग्राफी को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे कंपोजिशन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, मैं ऊपर लिंक दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ निकॉन का Z8 के बारे में। वैसे निकॉन Z8 मैंने पिछले साल लिया हुआ था और इसके डिटेल्स के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक लैंडस्केपर के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। ऐसे क्या चीज़ें हैं जो इसको अपने सेगमेंट में यूनिक बनाता है, या मैं कहूँ लैंडस्केप फोटोग्राफी में ऐसे कुछ इसके फीचर्स हैं जो शायद किसी और कैमरा पे नहीं है, लेकिन इसे यूनिक बनाता है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियोस बना के लाता हूँ, नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक पे, और बिगिनर्स लोगों के लिए भी और इंटरमीडिएट लोगों के लिए भी। प्रैक्टिकल सेशंस के पूरे आपको लाइव एग्जांपल्स देता हूँ, सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो इतना तो मेरा भी हक बनता है कि आप कुछ ना कुछ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। उससे और ज़्यादा मैं कुछ मांगूंगा नहीं। तो चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब लैंडस्केप फोटोग्राफी के बारे में आपको बताऊं तो ये एक ऐसा जॉनरा ऑफ फोटोग्राफी है
जिसमें बहुत ही टेक्निकली चैलेंजेस सिचुएशन पे आपको गुजरना पड़ता है। क्लाइमेटिक कंडीशन शायद अच्छे ना हो सके या फिर जो टेरेन्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे ना हो सके। तो हमें एक चाहिए होता है एक ऐसा कैमरा जो कि हर सीज़न को सरपास कर सके, बारिश को विथस्टैंड कर सके या फिर स्नो या फिर कड़ी धूप को आराम से ईजिली सह सके। तो उसी के लिए मैंने निकॉन Z8 को यूज़ किया। अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसका जो कार्बन फाइबर और मैग्नीशियम एलॉय का जो मिक्सचर है, कुछ परसेंटेज इसमें कार्बन फाइबर है और मेजरली मैग्नीशियम एलॉय होने के कारण इसको लाइट वेट भी बनाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी भी इसको देता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जिस दिन मैंने इस कैमरा को पहले यूज़ किया था तो लगभग 4 से 5 घंटे तक ये कड़ी बारिश में भीगा है, लेकिन आज तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ऐसे 2-3 बार ऐसे जगहों से गिरा है तो ये कैमरे पे मेरा डैमेज तो हो चुका है, लेकिन अंदर के बिल्ड क्वालिटी कभी कुछ नहीं हुआ, ना ही सेंसर को कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप लैंडस्केप्स करते हैं और आप ऐसे सिचुएशन से जाते हैं जहाँ पर आप खुद भी गिरते हैं या फिर ठीक से कैमरा नहीं होता या गिरता है कहीं पर, तो शायद ये बेस्ट अपने सेगमेंट पे हो सकता है। तो ये था बिल्ड क्वालिटी के ऊपर में। अब बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी रहता है, चलो कहीं हम लोग सावधानी लेके कैमरा को तो बचा लिए, लेकिन अंदर का जो इंजन है, जो सेंसर है, वो भी साथ देना चाहिए, क्योंकि हम लैंडस्केप फोटोग्राफर्स को पिक्सल पीप करना बहुत ही ज़्यादा आदत होता है, बहुत ही बुरी तरह से आदत होता है कि हम लोग अंदर और घुसते जाएंगे, हमें शार्पनेस चाहिए होता है। उसके लिए इसका जो 45 मेगापिक्सल का स्टैक्ड सेंसर है, ये इसको बहुत हेल्प करता है। अब 45 मेगापिक्सल ये मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट है। ऑफ कोर्स आप अगर मीडियम फॉर्मेट लेंगे तो आपको 100 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। आपको कई कंपनी के 61 मेगापिक्सल के कैमरास भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका कंप्यूटर का भी उतना पावर होना चाहिए। तो मैं कहूँगा जो बेसिक 24 मेगापिक्सल रहता है ट्रेडिशनल वाला, उससे बेहतर रहता है ये 45 मेगापिक्सल का। इसमें शार्पनेस भी रिटेन करता है, एट द सेम टाइम इसके जो साइज़ भी होते हैं ये भी बहुत कम होते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया कंटेंडर, और मैं कहूँगा उन कंपटीशन से विनर होकर निकलता है अबाउट इट्स सेंसर एंड साइज़। अब सेंसर के साथ इसको एक और चीज़ कॉम्प्लीमेंट करता है जो शायद निकॉन ने पहले ही इंट्रोड्यूस किया था उसके एंट्री लेवल कैमरा से भी DSLR के रेंजेस में, जिसको कहा जाता है OLPF, ऑप्टिकल लो पास फिल्टर। वैसे आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, लेकिन OLPF इसमें नहीं होने के कारण ये इमेजेस को और एक्स्ट्रा क्रिस्प और शार्प बनाता है। अब निकॉन के D सीरीज़ के 5300 या 7100, 7200 में भी ये OLPF नहीं था, इसलिए शायद लैंडस्केपर्स का हमेशा फर्स्ट चॉइस ही रहता है कि हम निकॉन कैमरास पे ही जाएं। अब ये एक बड़ा कम्पिटिटिव टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेरे पर्सपेक्टिव से। तो मैंने निकॉन Z8 यूज़ किया, तो इसका जो स्टैक्ड सेंसर है अलॉन्ग विथ ओमिशन ऑफ द OLPF मेक्स इट वर्सटाइल एज वेल एज द शार्पेस्ट कैमरा इन द इंडस्ट्री। अब बहुत सारे शार्प कैमरा तो है, मैंने आपको बताया, लेकिन आपको साइज़ भी देखना है, आपको फाइल का साइज़ भी देखना है, क्लैरिटी भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो शायद Z8 उस लिस्ट पे टिक करेगा ही करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि इसका है इलेक्ट्रॉनिक शटर। अब मार्केट में इतने सारे मिररलेस कैमरा हैं जिनका तो पहले मिरर निकाल दिया गया है, जिसके लिए वो कॉम्पैक्ट तो हो तो गए हैं, लेकिन वो एक कॉम्बो वाला हाइब्रिड कैमरा है। मतलब हाइब्रिड कैमरा मतलब जो फोटो और वीडियो लेता है, साथ ही साथ कॉम्बो मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका मैकेनिकल शटर भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक शटर भी होता है। और निकॉन का ये Z8 वाला कैमरा, इसमें आपको मैकेनिकल शटर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब आपको फास्टर रीड आउट भी मिल सकता है। शटर स्पीड 1/8000 1/8000 ऑफ ए सेकेंड जो होता था कन्वेंशनली, वो बढ़ के भी 1/32,000 ऑफ ए सेकेंड तक हो चुका है। तो आपको शायद फ्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये लैंडस्केप्स पे उतना हेल्पफुल होगा या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन कई जगह पे मुझे हेल्पफुल हुआ है, चाहे आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हो या फिर कड़ी धूप में पोर्ट्रेट्स ले रहे हो 1.2 एपर्चर वाले लेंसेज के साथ, तो उसमें ये तो काम आ सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक शटर्स के होने के कारण कभी कभी बैंडिंग का इशू पहले हमें देखना पड़ता था, जैसे कि निकॉन के प्रीवियस जो जनरेशन के कैमरास हैं Z6 II या Z7 II, उसमें ये प्रॉब्लम होता था। जब हम इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ करते थे तो बैंडिंग आता था, लेकिन अब ये स्टैक सेंसर होने के कारण आपको फास्टर रीड आउट भी मिलेगा और जो बैंडिंग का इशू था शेडोज़ एरिया पे, वो भी कम हो गया है।
तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर लैंडस्केप्स हम करते हैं तो ऐसा सिचुएशन बहुत होता है लो लाइट पे, जब हम शेडोज़ को बूस्ट करते हैं तो ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं तो बेंडिंग होने का चांसेस रहता है, लेकिन इस पर अब ये नहीं होने वाला है। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक शटर की बात छेड़ ही दी तो चलो बात कर देते हैं शटर स्पीड के ऊपर। अब कन्वेंशनली हम क्या करते थे, अगर हम लॉन्गर एक्सपोजर का फोटो लेते हैं तो शायद हमें एक शटर रिलीज केबल या फिर एक इंट्रावेलोमीटर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब इसमें ऐसा हो गया है कि आपको इंट्रावेलोमीटर भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डेडिकेटेड जो 30 सेकेंड्स हुआ करता था प्रीवियसली, अब हम लॉन्गर एक्सपोजर अप टू 15 मिनट्स या फिर 900 सेकेंड्स तक ले सकते हैं। तो आप सोचिए आपको एक और गियर कैरी करना नहीं पड़ेगा, जैसे कि इंट्रावेलोमीटर या फिर शटर रिलीज केबल। आप बस शटर को दबा के ही इजीली 900 सेकेंड्स तक फ़ोटो ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि 900 सेकंड तक फ़ोटो लेंगे तो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। भैया जाके वीडियोस मेरे देखो, मैंने बहुत सारे एनडी फ़िल्टर्स के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, जो कि मैंने एनडी फ़िल्टर अपने लेंसेज पे लगाता हूँ, उसके बाद मैं शॉट्स लेता हूँ तो मैं करीब 5 से 10 मिनट तक भी शॉट ले सकता हूँ। वेल वो बात तो बात की बात है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं निकॉन Z8 के ऊपर। हाँ, इसका ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है एक्सटेंडेड शटर स्पीड्स का होना। अब एक्सटेंडेड शटर स्पीड्स का बात कर दिए हैं, उसमें मैंने बीच में बताया इनबिल्ट इंट्रावेलोमीटर के ऊपर। वैसे इनबिल्ट के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब इंट्रावेलोमीटर आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था। लेकिन उससे अच्छा चीज़ ये भी है, इसके अंदर अभी एक इनबिल्ट इंट्रावेलोमीटर है, जो कि आपको एक कंटिन्यूस बेसिस पे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर आपको टाइम लैप्सेस लेने हैं या फिर कुछ वैसे, जैसे कि मैं स्टार्ट रेस लेता हूं तो मुझे करीब 500 से 600 शॉट्स चाहिए होते हैं, तब हम अब बिना किसी शटर रिलीज केबल के अंदर के फंक्शंस के इंट्रावेलोमीटर को ईजिली यूज़ करके जितने समय तक चाहिए, जितने गैप में चाहिए, अब फोटोज़ ले सकते हैं। उससे अच्छा एक और चीज़ भी है, अब इंट्रावेलोमीटर में आपको बस रॉ फाइल ही नहीं देगा, आपको एक 8 बिट का आउटपुट भी दे देगा। तो चाहे अगर आपके पास टाइम ना हो जाके रॉ फाइल प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करके फिर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के वीडियो बनाने का, अब आपको इनबिल्ट कोई भी पिक्चर प्रोफाइल यूज़ करके आपको एक फाइनल आउटपुट भी उसी से ही मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लैंडस्केप फोटोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा मतलब चाहिए होता है, एक अच्छे डायनामिक रेंज का होना। अब डायनामिक रेंज ये बताता है कि हम शैडोज़ को कितना ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, या फिर हाइलाइट्स में जो बर्न्ड हाइलाइट्स होते हैं उनके लाइट्स को कितना रिकवर कर सकते हैं। तो आई थिंक निकॉन का जो कैमरास रहते हैं हाई एंड के, जो सेमी DSLR जिसको कहा जाता है, जो कि 800 सीरीज़ था, या फिर अभी निकॉन का Z8 का जो सीरीज़ है, इनमें सबसे अच्छा डायनामिक रेंज होता है। उसके लिए एक रीज़न भी है इसका सबसे लोअर बेस ISO होने के कारण। अब जानते होंगे आप, हर कैमरा में बेस ISO जो होता है वो 100 होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं निकॉन Z8 में जो बेस ISO है वो 64 से स्टार्ट होता है। तो सोचिए 64 ISO में इमेज आपको कितना क्लीन मिलेगा। आप चाहे तो 4 स्टॉप से 5 स्टॉप्स भी ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में बढ़ा देंगे, तब भी आपको एक नॉइस फ्री इमेज मिलेगा, क्योंकि ये रेगुलर एक प्रैक्टिस रहता है लैंडस्केप फोटोग्राफर में। हम लोग को हाइलाइट्स कम करना पड़ता है और शेडोज़ को इंक्रीज करना पड़ता है टू रिटेन द डायनामिक रेंज। और वही अगर आपका बैलेंस हो जाता है हाइलाइट्स और शेडोज़, तो वही बताता है आपको इसका डायनामिक रेंज कैसे होने वाला है। वैसे बहुत सारे कैमरा मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके डायनामिक रेंज शायद इससे अच्छे होंगे, लेकिन इसका जो नॉइज़ परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छा देता है इसके बेस ISO 64 के लिए। अब सोचिए ये जो लो बेस ISO है 64 का, ये आपको एक क्रॉप सेंसर में मिल जाता है, तब कैसा होता है। तो ये कैमरा का 45 मेगापिक्सल होने के कारण आप चाहे तो DX में भी शूट कर सकते हैं और आपको 20 मेगापिक्सल भी मिलेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी फीचर्स ऑफ दिस कैमरा। आप 20 मेगापिक्सल पे भी आप बेस 64 ISO पे शूट कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये शॉट मैंने लिया था 70 to 200 यूज़ करके, मतलब 200 1.5 अगर क्रॉप होता है तो 300 mm पे मैंने लॉन्ग एक्सपोजर किया हुआ था, वही बेस ISO 64 पे। तो सोचिए आपको डबल मज़ा मिलता है। आप 45 मेगापिक्सल करके आपको क्रॉप नहीं करना पड़ता है, आप क्रॉप ऑप्शन ही दिया हुआ है। आप DX मोड पे कर देंगे तो 20 मेगापिक्सल पे भी आप अपना लैंडस्केप्स ले सकते हैं। सोचो आप एक ऐसे माउंटेन रेंज पे गए हो जहाँ पर आपको 200 mm भी कम पड़ रहा है,
लेकिन आप सोचते कि अगर 300 to 350 mm होता तो मुझे शायद एक अच्छा शॉट मिल सकता था। तो आपको बस करना क्या है, इसको क्रॉप मोड पे 1.5x पे कर देना है और आपको एक 20 मेगापिक्सल का एट 300 mm का फ़ोटो आपको मिल जाएगा। है ना, ये एक बहुत ही अच्छी बात। तो लैंडस्केपर के लिए तो यही रहता है कि हमको जितना लेस कैरी करना पड़ेगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन्स पे जाना पड़ता है, जैसे कि वाटरफॉल्स के लिए बहुत चढ़ना पड़ता है या फिर कोई पीक पॉइंट पे लेना है। तब अगर आप भारी भरकम सामान लेके जाओगे तो आपका तो हो गया भैया, मेरी तरह फिर पैर और कमर पकड़ के रखे रहोगे। तो ये था इसका सबसे अच्छा एक फ़ीचर। अब इसकी बात आते हैं कुछ छोटे छोटे ऐसे फीचर्स जो कि आई थिंक हर कैमराज में होना चाहिए, और मेरे हिसाब से मिररलेस के इवॉल्व के बाद सब कैमरास में ये आ गया, लेकिन कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि लैंडस्केप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हमें हॉराइजन को मेंटेन करना। अब ये पोर्ट्रेट्स नहीं या स्ट्रीट्स या वेडिंग्स नहीं है, तब अगर आप टेढ़ा फोटो भी ले लेते हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन लैंडस्केप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपका हॉराइजन का स्ट्रेट रहना। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल हॉराइजन भी है, जिस पे ईजीली आप रख के अपने हॉराइजन को सीधा कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सेटिंग्स पे जाके बस वर्चुअल हॉराइजन को ऑन करना पड़ता है और बस हो गया। आपको ट्राइपॉड के साथ सेट करना पड़ेगा तो आपको एक सीधा शॉट मिल जाएगा। अब ये जो सारे थे चीज़, ये लैंडस्केप फोटोग्राफी को बहुत ही आपको एलिवेट कर देंगे। अब थोड़ा बात करते हैं कुछ डेडिकेटेड ऐसे फीचर्स जिसमें आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी करने में भी बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप इसके नेटिव लेंसेज यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं अभी ये 21.8S यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ अगर पेयर करता हूँ, वैसे 1.8 पे आप रात के समय में बहुत अच्छे शॉट्स ले सकते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन भी होता है जब हम फोकस करना भूल जाते हैं। एक तो अच्छा चीज़ ये है कि अगर आप कैमरा को ऑफ करोगे और ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी में चले जाता है कैमरा। दूसरा चीज़ ये, अगर फिर भी आपका कहीं पर मिस हो जाता है फोकस, तो एक इसका ऐसा फीचर है जिसे स्टारलाइट व्यू कहा जाता है, जो कि आई थिंक Z8 से शुरुआत हुआ। अब जाइए आप Z8 पे, बस स्टारलाइट व्यू का ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, ये 5 से 6 स्टॉप्स एक्स्ट्रा बढ़ा के इतना लाइट दे देगा कि आप अपने स्टार्स को पिन पॉइंट शार्प कर सकते हैं, मतलब फोकस करके अपना टेस्ट शॉट ले सकते हैं। उसके बाद फाइनल सेटिंग्स बैठा के अपना शॉट ले सकते हैं, चाहे आप उसको एक्सटेंडेड शटर स्पीड यूज़ करके करो या कोई वाइडर लेंस यूज़ करके करो या फिर कोई अपर्चर स्लोअर लेंस जैसे कि f4 वाले लेंसेज से होके करो। अगर फोकसिंग में इशूज़ होता है तो स्टारलाइट व्यू आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अपने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करने में रात के समय पर। तो ये था निकॉन Z8 के लैंडस्केप फोटोग्राफी में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं और आपको क्यों लेना चाहिए निकॉन का Z8। तो चलिए अब यही सारे फीचर्स को, जो कुछ भी पॉसिबल होता है इन फीचर्स से, कुछ फोटोग्राफी करते हैं। तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप
निकॉन Z8 के बारे में जान को शायद आपका एक्साइटमेंट बढ़ा होगा, लेकिन आपको एक बात भी बता दूं, ये थोड़ा कॉस्टली होता तो है। तो अगर आप फ्यूचर में एक्चुअली लैंडस्केप फोटोग्राफर बन के अपना प्रोफेशन को जो भी कर रहे हैं चेंज करना चाहते हैं, तो शायद आपको ये कैमरा लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप ये अगर एक कैमरा भी रख देते हैं तो शायद आप वेडिंग्स करें या पोर्ट्रेट्स करें या लैंडस्केप्स करें, स्ट्रीट्स करें, दुनिया का कोई भी जॉनरा ऑफ फोटोग्राफी करें, तो ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसके प्राइस सेगमेंट में जो भी है, इसके रेंज के जो कैमराज हैं, आई थिंक ये उन सब में बहुत कम है। और निकॉन को तो वैसे ही जाना जाता है ऑप्टिकल परफॉर्मेंस के लिए, डायनामिक रेंज के लिए, कलर साइंस के लिए, तो शायद आपको तो बिल्कुल भी निराशा नहीं रहेगी। खैर, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो फिर से आपको एक और बार कहूँगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कीजिए, बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे सारे आने वाला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको उसी से ही मिलता रहेगा। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।